जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्यों? क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में बात होगी संभल में हुए बवाल की, बात होगी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की, साथ ही बात वकील विष्णु शंकर जैन को मिल रही धमकी की और आखिर में बात एटा में हुए बवाल की। तो चलिए शो शुरू करते हैं। पहली खबर संभल में हुए बवाल से जुड़ी है, जहां हिंसा के दूसरे दिन शांति बनी हुई है। इस मामले में अब तक 3 महिलाओं के साथ साथ 27 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। संभल हिंसा मामले में जियाउर रहमान बर्क को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है, आरोपी नंबर 1 बनाया गया है, जबकि सुहेल को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। पुलिस की ओर से दाखिल एफआईआर के मुताबिक समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क ने राजनीतिक लाभ के लिए भीड़ को भड़काया और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा। सपा सांसद के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि 22 नवंबर को जियाउर रहमान बर्क ने जामा मस्जिद में नमाज अदा करने के दौरान बिना प्रशासन की अनुमति के भीड़ को जुटाया और भड़काऊ बयानबाजी की। इस दौरान पूरे मामले का राजनीतिक लाभ लेने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए भीड़ को उग्र किया गया। एफआईआर में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि 24 नवंबर को सर्वे के दौरान इकट्ठा हुई भीड़ में विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल भी मौजूद थे। सुहेल ने भीड़ को यह कहकर उकसाया कि जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ हैं, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, कुछ नहीं होने देंगे, अपने मंसूबे पूरे करो। इतना सुनकर भीड़ और ज्यादा उग्र हो गई। एफआईआर में आगे लिखा है कि हिंसा से 2 दिन पहले सांसद बर्क प्रशासन की अनुमति के बिना जामा मस्जिद गए थे, जहां उन्होंने भड़काऊ भाषणबाजी की थी। एफआईआर के मुताबिक 24 नवंबर को जब जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था, तभी सुबह 9 बजे 800 अज्ञात लोगों की भीड़ घातक हथियारों से लैस होकर जामा मस्जिद के सर्वे की प्रक्रिया को बाधित करने के उद्देश्य से आ गई थी। एफआईआर में कहा गया है कि भीड़ की ओर से आवाज आई कि ये सर्वे नहीं होने देंगे। भीड़ की ओर से पुलिस पर फायरिंग की गई। साजिश के तहत पुलिस पर पत्थरबाजी की गई और एसआई की पिस्तौल छीनने की भी कोशिश की गई। उपद्रवियों ने आंसू गैस के गोले भी लूटे। वहीं दूसरी तरफ सपा सांसद ने पुलिस के आरोपों को गलत बताया है। सोमवार को सदन पहुंचे जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि जिस दिन हिंसा हुई उस दिन वो शहर में तो क्या प्रदेश में भी मौजूद नहीं थे, वो बेंगलुरु गए हुए थे। फिर भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि संभल में सुनियोजित साजिश हुई है, लेकिन ये साजिश पुलिस और प्रशासन ने की है। जब जनता को पता नहीं कि पुलिस कब सर्वे करने आ रही है तो जनता क्या साजिश करेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं। रिजल्ट में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की, लेकिन अयोध्या में मिल्कीपुर सीट पर चुनाव अभी बाकी है, जिस पर अब जल्द उपचुनाव हो सकते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बाबा गोरखनाथ की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया गया है। खुद बाबा गोरखनाथ ने अपनी याचिका वापस लेने की अर्जी हाईकोर्ट में दर्ज की थी, लिहाजा उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया है। पूर्व भाजपा विधायक बाबा गोरखनाथ की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल चुनाव याचिका लंबित होने के चलते चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं की थी। गोरखनाथ ने 2022 में मिल्कीपुर विधानसभा सीट से सपा के अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने नामांकन पत्र में विसंगतियों का हवाला दिया था। बाबा गोरखनाथ ने चुनाव याचिका वापस लेने के लिए हाईकोर्ट से एक अर्जी दाखिल की थी। इस साल अयोध्या लोकसभा सीट से अवधेश प्रसाद के निर्वाचित होने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई है, जिसके बाद अब यहां उपचुनाव होगा। सपा पहले ही सीट पर अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जबकि बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी में भी इस सीट पर दावेदारी की लंबी लिस्ट है। ऐसे में चुनाव आयोग कभी भी इस सीट पर चुनाव की तारीख का ऐलान कर सकता है। ऐसे में अयोध्या में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच टक्कर देखने को मिलेगी, जिसे लेकर दोनों दलों के बीच हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि 9 विधानसभाओं पर उपचुनाव हो चुके हैं, जिसमें सपा को करारा झटका लगा, तो वहीं बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की और सपा को 2 सीटों पर ही जीत मिली। करहल और सीसमऊ सीट पर जहां सपा के उम्मीदवारों ने बाजी मारी, तो वहीं कटहरी, गाजियाबाद, खैर,
फूलपुर, मझवा, मीरापुर और कुंदरकी में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू जमकर चला। उनके बटेंगे तो कटेंगे के नारे का असर साफ दिखाई दिया। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के हिस्से की कुंदरकी और कटहरी सीट भी जीत ली है। इन दोनों सीटों पर नया इतिहास लिखा गया है। बताते चले कि कटहरी में लगभग 3 दशक से अधिक समय से बीजेपी को जीत नहीं मिल पा रही थी, तो वहीं मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र कुंदरकी में भाजपा को 31 साल बाद जीत मिली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के संभल में हिंसा के 2 दिन बाद स्कूल खोल दिए गए हैं। इंटरनेट आज भी बंद है। पूरे शहर में आरएएफ पुलिस फोर्स के साथ मार्च कर रही है। जामा मस्जिद जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाई है, तो दूसरी तरफ संभल की विवादित जामा मस्जिद में सर्वे के लिए याचिका लगाने वाले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने खुद को सुप्रीम कोर्ट का एक वकील बताया है। विष्णु शंकर जैन को इलाज करने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने कहा कि जज को विष्णु शंकर जैन खुदा समझे, वो नहीं समझ सकते हैं। खुद जैन ने बताया कि लगातार उन्हें हत्या की धमकी भी मिल रही है। हालांकि विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वो एक वकील हैं और डरते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वो अपना काम करते रहेंगे, जिसको जो करना है वो कर ले। गौरतलब है कि 19 नवंबर 2024 को संभल की जामा मस्जिद में सर्वे हुआ था। इसके बाद 23 नवंबर को दोबारा सर्वे हुआ। इस सर्वे के दौरान ही मुस्लिम भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस का एक्शन शुरू हुआ। समाजवादी पार्टी के क्षेत्रीय सांसद जियाउर रहमान बर्क और संभल सदर सीट से सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे के साथ साथ इस मामले में अब तक कुल 7 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और लगातार कार्रवाई चल रही है। आखिरी खबर एटा से है, जहां उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक हिंदू परिवार की जमीन को वक्फ की संपत्ति बताते हुए मुस्लिम भीड़ ने हमला किया है। हमलावर एक दरगाह से जुड़े लोग बताए जा रहे हैं, जिन्होंने पत्थरबाजी की और लाठी डंडे चलाए। हमले में उपाध्याय परिवार के 3 सदस्य घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। घटना रविवार 24 नवंबर 2024 की है। नामजद किए गए 15 हमलावरों में पुलिस ने अब तक फरमान और रफीक को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी हमलावरों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि पूरा मामला एटा जिले के थाना क्षेत्र जलेसर का है। शनिवार की रात यहां सुनील कुमार उपाध्याय ने पुलिस में तहरीर दी। तहरीर में उन्होंने बताया कि वसंत टॉकीज के पास उनकी 24 बीघा जमीन है। इसी जमीन से थोड़ी दूर सड़क पार एक दरगाह की जमीन है। दरगाह से जुड़े लोग सुनील की पुश्तैनी जमीन पर विवाद खड़ा कर रहे थे। दरगाह कमेटी इस जमीन के वक्फ की संपत्ति होने का दावा कर रही थी। इसी विवाद के बाद इसी महीने 6 नवंबर को स्थानीय प्रशासन ने जमीन को नाप कर मामले का निपटारा कर दिया था। पैमाइश के दौरान वहां वक्फ बोर्ड से जुड़े लोग भी पहुंचे थे। कोई विवाद दोबारा न हो, इसलिए रविवार 24 नवंबर को सुनील अपने परिवार वालों के साथ मिलकर प्रशासन द्वारा चिन्हित अपनी जमीन को बाउंड्री करवा रहा था। शाम लगभग 4:30 बजे अचानक निर्माण कार्य के दौरान वहां मुस्लिम भीड़ पहुंच गई। इनके हाथों में पत्थर और लाठी डंडे थे। भीड़ में से एक हमलावर ने सुनील के परिवार को देखते ही कहा, आज सालों को जान से मार दो। इसी के बाद हिंसक भीड़ ने उपाध्याय परिवार पर हमला कर दिया। लाठी डंडों को चलाने के साथ पत्थरबाजी की गई। कुछ हमलावरों ने सुनील द्वारा बनवाई गई बाउंड्री को भी गिरा दिया। हमलावरों की तादाद लगभग 150 के आसपास बताई जा रही है। ये भीड़ दरगाह की तरफ से आ रही थी। बाउंड्री गिराने के साथ साथ हमलावरों ने वहां खड़े वाहनों और मेज कुर्सियों में भी तोड़फोड़ की। इस हिंसा से आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास के दुकानदारों ने डर से अपनी दुकानें बंद कर दी। हिंसक भीड़ की पिटाई से उपाध्याय परिवार के मोनू, संजय और सुरेश घायल हो गए हैं। इन तीनों का इलाज करवाया जा रहा है। कुछ राहगीर भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। जैसे तैसे सुनील ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस फौरन ही मौके पर पहुंची। पुलिस की गाड़ियां आती देख हमलावर मौके से फरार हो गए। जाते जाते उन्होंने सुनील और उसके परिजनों के कत्लेआम की भी धमकी दी। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। सुनील उपाध्याय ने अपनी शिकायत में रफीक, अरमान, बबलू, वसीम, फरमान, नासिर, शाकिर, दानिश, नदीम, नासिर, अरशद, शकील, इरफान, महफूज, यामीन और मुजम्मिल को नामजद किया है। इन सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 खंड 2, 191 खंड 3, 190, 109, 115 खंड 2, 152, 151 खंड 3, 125 और 324 खंड 4 के साथ आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 की धारा 7 के तहत कार्रवाई की गई है। इस हिंसा का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस टीमों का गठन कर
फरार आरोपियों की तलाश में दबिश डाल रही है। सोमवार 25 नवंबर को पुलिस ने फरमान और रफीक को गिरफ्तार कर लिया। घटनास्थल पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।